नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम साइंस का स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का क्लास मेरा पहला होने वाला है। इससे पहले हम स्टैटिक जीके का 36 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस सीरीज में आपको 4000 का लमसम में क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपका 2018-2019 में जो ALP का एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल? किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसके परमाणु संख्या कितना होगा, आपको निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी एलिमेंट का आइसोटोप का आपका एटॉमिक मास नहीं होगा, मास नंबर होगा। द्रव्यमान संख्या को मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, 298 दिया हुआ है। यदि उसका न्यूक्लियस में 189 न्यूट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर निकालना है, परमाणु संख्या निकालना है आपको। आइसोटोप क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, पता है? आइसो का मतलब होता है सेम और टोप का मतलब होता है स्थान, मतलब सेम स्थान। जब किसी तत्व के आपका परमाणु संख्या सेम होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, मतलब आपका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर आपका अलग अलग हो जाएगा, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। अब बात आ गया परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं। मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये सब आपका सेल है, कक्ष है। इसी बाहरी कक्ष में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन मौजूद होता है और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। एग्जाम में पूछता भी, इसको भी ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन का संख्या को क्या बोलते हैं आप? एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। प्रोटॉन का संख्या जितना होता है ना, उतना इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होता है, तो दोनों याद रखिएगा। अब बात आ गया द्रव्यमान संख्या का, आपका मास नंबर का। ठीक है, द्रव्यमान संख्या मास नंबर आपका न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, तो आपको द्रव्यमान संख्या मिलता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ने पर आपको मास नंबर मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या मास नंबर आपको 298 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन आपको 189 दिया हुआ है, तो आपको एटॉमिक नंबर पूछा हुआ है कि कितना होगा। कैसे निकालिएगा? देखिए मास नंबर 298 दिया हुआ है, 298 रख दीजिए बराबर, यहाँ पे जो प्रोटॉन निकलेगा ना, यही तो प्रोटॉन आपका क्या है, परमाणु संख्या निकल जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। तो प्रोटॉन आपको निकालना है, न्यूट्रॉन का संख्या आपको 189 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो प्रोटॉन कितना मिल गया आपको? ये जाकर इधर माइनस हो जाएगा, तो प्रोटॉन आपको मिल जाएगा 298 में से 189 करने पे 109 मिल जाएंगे। तो वही तो बोला है कि न्यूक्लियस मौजूद प्रोटॉन को संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु संख्या बोलते हैं। तो उसका परमाणु संख्या आपका 109 हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ आपको याद रखना है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। मास नंबर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, तो आपको मास नंबर मिलेगा, और प्रोटॉन जो है आपका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टपकाइएगा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 5 और उसका न्यूट्रॉन दिया हुआ है 7, तब आपको उस तत्व का मास नंबर बताना है कि क्या होगा, मास नंबर द्रव्यमान संख्या बताना है। ठीक है, आंसर टपकाइए कमेंट बॉक्स में कितना होगा। नेक्स्ट क्या है, धावन सोडा वॉशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ठीक है, धावन सोडा वॉशिंग सोडा क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O होता है। यही तो पूछा है कि धावन सोडा में, वॉशिंग सोडा में एक अणु आपका टोटल है, एक अणु में आपका पानी के कितने अणु होते हैं? तो पानी के आपका 10 अणु होते हैं। क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि वॉशिंग सोडा में पानी के 10 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये आपका धावन सोडे का फॉर्मूला है। क्या है आपका? सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम का यौगिक है। सोडियम का यौगिक से और क्या क्वेश्चन बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का क्वेश्चन बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? ये आपका बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा इसको हम बोलते हैं। एक होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आपका कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम का और कौन सा कंपाउंड बनता है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसको हम बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर। एक होता है आपका KNO3, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट पीटर। दोनों को याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर बोलते हैं और सोडियम नाइट्रेट को NaNO3 को चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, बहुत ही तेज अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए यह पानी के सतह पर तैरता रहता है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? धातुओं के किस गुण के कारण उसको पतले चादर में बदला जा सकता है? बताना है कि मेटल के किस क्वालिटी के कारण उसको पतला प्लेट के रूप में उसको आसानी से ढाला जा सकता है। तो धातु को प्लेट के रूप में बनाने के लिए उसका एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी बोलते हैं, आघातवर्धनीय बोलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या है? मेटल का उसको वायर के रूप में चेंज किया जा सकता है, तार के रूप में उसको आसानी से बनाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है कंडक्टेंस, चालकता। इलेक्ट्रिसिटी और आपका हीट को जो अच्छा कंडक्टर होता है वो आपका कंडक्टेंस कहलाता है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का? आपका सिल्वर होता है, अर्जेंटम जिसको हम बोलते हैं, Ag से लिया गया है अर्जेंटम। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 47 होता है। अच्छा, सिल्वर का और का क्या नाम है? अयस्क का क्या नाम है? सिल्वर का अयस्क का अर्जेंटाइट अयस्क है इसका, अर्जेंटाइट। अच्छा, सबसे ज़्यादा तन या फिर आघातवर्धनीय किसका होता है? सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी आपका सोने में पाया जाता है। Au और गोल्ड इसको हम बोलते हैं, गोल्ड। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। और गोल्ड का अयस्क कौन कौन सा होता है? कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, दोनों याद रखिएगा। कैल्वेराइट, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट याद करना है आपको। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय मुद्रा का छपाई नहीं किया जाता है? ये आपका साइंस का क्वेश्चन नहीं है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब बात आ गया इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी का छपाई आपका 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा है? तो एक है आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। जो आपका पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका 2 जगह नोट छापता है। कहाँ कहाँ छापता है? पहला छापता है आपका नासिक में, नासिक जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा छापता है आपका देवास में जो कि MP में पड़ता है। जो आपका सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ये भी आपका 2 जगह नोट का छपाई करता है। पहला है आपका मैसूर जो कि आपका कर्नाटका में है और एक है सालबोनी, सालबोनी आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन में देख लीजिए, नासिक में छापता है, देवास में छापता है, मैसूर में छापता है, लेकिन मदुरई में नहीं छापता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पे मदुरई की जगह सालबोनी होना चाहिए था। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कोई फोर्स 1 kg द्रव्यमान वाले पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। तो फोर्स द्वारा किया गया कार्य आपको निकालना है, वर्क निकालना है। तो जब भी आपको कार्य निकालने के लिए बोले और वेलोसिटी में, स्पीड में आपको चेंज दे देना, तो आपको काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो आपका गतिज ऊर्जा में जो बदलाव होता है वो आपको क्या देता है? कार्य करने का क्षमता बताता है आपको।
तो वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में बदलाव ही आपका कार्य कहलाता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मास v स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी आपका अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पे v2 ले लीजिए। मास आपका सेम है, 1 kg है, माइनस 1/2 मास और v1 हो जाएगा, v1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 1/2m दोनों को कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, वर्क बराबर 1/2, यहाँ पे मास कॉमन ले लीजिए, तो आपका v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका v2 और v1 का वैल्यू दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है 8 और v1 दिया हुआ है 4, पुट कीजिए वैल्यू, कितना हो जाएगा, 1/2 मास दिया हुआ है 1 kg, v2 आपका दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, माइनस v1 दिया है 4, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुना 1, दोनों घटाने पे आपको 48 मिलेगा। 48 को 2 से काट दीजिएगा तो आपको 24 जूल आपका वर्क डन मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट वर्क डन फार्मूला निकालने के लिए आपको इस फार्मूला याद रखिएगा, 1/2 इंटू v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट वर्क डन कार्य मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से धातु भाप स्टीम के साथ अभिक्रिया करते हैं। ऐसे आपको 3 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, कोल्ड वाटर ठंडा जल, गरम जल हॉट वाटर और स्टीम, ये 3 से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर केवल आपका स्टीम का पूछा हुआ है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी का जो टेबल होता है आपको वो याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, खासकर जो लोको पायलट एग्जाम हुआ था 2018-19 में, भर भर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए वो आपको टेबल दिखा देते हैं। देखिए, यही आपका रिएक्टिविटी सीरीज का टेबल है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कैसे याद कीजिएगा, ये ट्रिक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। काशी से बन गया के, और के से बना पोटेशियम, नाथ से बना एन से बना सोडियम, का से बना सी से बना आपका कैल्शियम। इस तरह से करके आपको सभी का याद करना है। इसका रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड, देखिए नीचे में है। सबसे अधिक रिएक्टिव होता है पोटेशियम और सोडियम, देखिए दोनों आपका ऊपर में है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, केवल आपका मेटल नॉन मेटल में यूज नहीं होगा ना, केवल आपका धातु अधातु में यूज नहीं होगा, रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग में भी यूज होगा। कैसे यूज होगा, मान लीजिए कि एक आपके पास यौगिक है MgCl2, ये आपका रिएक्ट करा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा, जो आपका सोडियम है ना, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, और यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको यौगिक मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो सोडियम है ना, मैग्नीशियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। और कैसे पता कीजिएगा, देखिए सोडियम आपका ऊपर में है, मैग्नीशियम आपका यहाँ पे है। मैग्नीशियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए सोडियम यहाँ पे मैग्नीशियम को रिप्लेस कर गया। ठीक है, अगर यहाँ पे NaCl होता और यहाँ पे मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, कभी जब भी आप कंफ्यूज भी होते होंगे कि कैसे ऐसे रिप्लेस करता है, तो यहाँ से आपका रिएक्टिविटी सीरीज के कारण ही रिप्लेस कर पाता है। ठीक है, इसीलिए आपका रिएक्टिविटी सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिनिमम आपको कम से कम 7 एलिमेंट का याद करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक आयरन तक याद करना है। जो चीज़ आपको हम बता रहे हैं पहले वो देख लीजिए। स्टार्टिंग का जो आपका एलिमेंट है ना, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों एलिमेंट आपका ठंडा जल, गरम जल और स्टीम भाप तीनों के साथ रिएक्शन करते हैं।
जो आपका मैग्नीशियम है ना ठंडे जल के साथ नहीं करता है, लेकिन गर्म जल और भाप के साथ रिएक्शन करता है। उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये आपका ठंडा जल और गर्म जल के साथ नहीं करता है, केवल आपका भाप के साथ करता है। क्या बताया मैंने, बता देता हूँ फ्रेश पेज पे। देख लीजिए क्या पढ़ा था हमने, काशीनाथ का माली, आलू, जारा, फीके। आपको बोला था कि 7 एलिमेंट का मिनिमम आप याद कर लीजिए, 7 एलिमेंट का, यही 7 एलिमेंट है। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये आपका ठंडे जल, गर्म जल और भाप तीनों के साथ रिएक्शन करता है। जो आपका नेक्स्ट है माली वाला, जिसको हम मैग्नीशियम बोलते हैं, तो ये आपका गर्म जल और स्टीम, भाप के साथ रिएक्शन करता है, ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये आपका केवल भाप के साथ रिएक्शन करता है, न तो यह गर्म जल के साथ और न ही ठंडे जल के साथ रिएक्शन करता है। इस बात को आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा था कि आपका भाप के साथ रिएक्शन करता है, तो देखिए भाप के साथ केवल आपका एल्युमिनियम, जिंक और आयरन करता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए केवल एल्युमिनियम है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपका पूछता कि ठंडे जल, गर्म जल और स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, तो आपका सोडियम, पोटेशियम दोनों हो जाता। और केवल पूछता गर्म जल के साथ और भाप के साथ, तो केवल मैग्नीशियम इसका आंसर होता। ठीक है, इसीलिए आपको सक्रियता श्रेणी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है? तो तीनों फॉर्म में आपका वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है। और जल क्या है, धातु, अधातु की उपधातु? तो जल आपका अधातु है, नॉन मेटल है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है उपधातु, मेटेलॉइड्स। ये आपका मेटल और नॉन मेटल के बीच का गुणधर्म अपनाता है, जिसको कि हम उपधातु बोलते हैं। अच्छा, मेटेलॉइड्स की संख्या कितना होता है? एग्जाम में पूछता है कि उपधातु का संख्या आपका पीरियोडिक टेबल में 7 होता है, 7। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं आपका पीरियोडिक टेबल में? 118 एलिमेंट होते हैं, 118 तत्व होते हैं आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, 118 में से टोटल आपका कितने मेटल होते हैं, कितने नॉन मेटल होते हैं और कितने मेटेलॉइड्स होते हैं, पता है आपको? बता दीजिए। तो आपका मेटल का संख्या टोटल 91 है, नॉन मेटल का संख्या, अधातु की संख्या 20 है, और मेटेलॉइड्स उपधातु का संख्या आपका टोटल 7 है। जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 91, 7, 98 और 20, 118 मिल गया। देख लीजिए पीरियोडिक टेबल आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है। देख लीजिए ये आपका मेटेलॉइड्स है 7 गो, उपधातु है 7 के 7। ठीक है, जो आपका इस कलर में दिया हुआ है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टोलेरियम और एस्टेटिन। कोई पोलेनियम भी बोलता है, लेकिन आपको एस्टेटिन याद करना है। ठीक है, ये आपका 7 आपका उपधातु है। ये जो आपका पढ़े होंगे कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये आपका जो स्टार्टिंग का जो ब्लॉक है ना, इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। ये देखिए ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, इसको याद कीजिएगा, ये पी ब्लॉक है आपका। ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ये आपका पी ब्लॉक हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं हम। और जो बच गया ए वाला, ये आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, इसको याद कीजिएगा, ये आपका डी ब्लॉक है। और नीचे वाला जो है आपका, ये आपका एफ ब्लॉक है। ये जो आपका एलिमेंट है ना एफ ब्लॉक का, ये आपका यहीं पे है, 58 से लेके आगे 71 तक आपका ये आपका लैंथेनॉइड सीरीज है, और 90 से लेके 103 तक आपका एक्टिनाइट सीरीज है। 57 और 89 से आगे वाला जो भी एलिमेंट है वो आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछता है, जो आपका एस ब्लॉक है टोटल एलिमेंट इसमें कितने होते हैं? तो एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट आपका 13 होता है। पी ब्लॉक में आपका टोटल एलिमेंट 37 होता है, 37। डी ब्लॉक में आपका 40 एलिमेंट होते हैं, और एफ ब्लॉक में आपका 28 एलिमेंट होते हैं। जोड़ लीजिए फिर से आपको 118 एलिमेंट मिल जाएगा।
13, 40, 37 और 28। 13 और 37 कितना हो जाएगा? 50। 50 और 40 90, 90 और 28 118 आपको एलिमेंट फिर से मिल गए। चलिए दोबारा से हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या था, आपको पूछा था ठोस द्रव गैस, तो आपका वाटर होगा जो कि आपका अधातु है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस को हम इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस। इनर्ट गैस आपका कौन से ग्रुप में है? तो आपका 18वां जो ग्रुप है ना, वहाँ आपका नोबल गैस, इनर्ट गैस होते हैं। कौन सा 18वां ग्रुप है देख लीजिए, यही आपका 18वां ग्रुप है, लास्ट वाला। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपका 18वां ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में, किस मीडियम में ध्वनि का साउंड, स्पीड का साउंड मैक्सिमम होता है? तो स्पीड का साउंड आपका मैक्सिमम सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकेंड आपका साउंड का स्पीड होता है। उसके बाद होता है आपका लोहा में, आयरन में कितना होता है? 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड। लिक्विड आपका पानी में कितना होता है? तो वाटर में आपका साउंड का स्पीड कितना होता है? 1493 मीटर पर सेकेंड होता है। गैस में, एयर में साउंड का स्पीड कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। साउंड आपका, ध्वनि आपका कौन सा तरंग होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुदैर्घ्य एग्जाम में पूछता है कि कौन सा तरंग होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। साउंड के मूवमेंट के लिए, गति के लिए मीडियम का आवश्यकता पड़ता है, किसी माध्यम का आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि साउंड आपका मैकेनिकल वेव होता है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। जबकि आपका जो लाइट है, प्रकाश है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसको किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन साउंड को आपको किसी मीडियम, किसी माध्यम का आवश्यकता पड़ता है। यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का चाल आपका किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? साउंड का स्पीड, साउंड का स्पीड आपका होता है इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी का स्क्वायर रूट। इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्था और डेंसिटी का मतलब घनत्व। अगर किसी भी पदार्थ का इलास्टिसिटी ज़्यादा है, प्रत्यास्था ज़्यादा है, तो उस मीडियम में साउंड का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। डेंसिटी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी अगर आपका ज़्यादा हुआ तो उस मीडियम में आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा। अगर डेंसिटी आपका कम है तो आपका वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा आपका सॉलिड में होता है, फिर आपका लिक्विड में होता है, फिर आपका गैस में होता है। इसीलिए आपको हम बताएं कि सबसे ज़्यादा आपका साउंड का स्पीड आपका सॉलिड में, ठोस में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। जहाँ तक डेंसिटी का बात है, तो मान लीजिए कि आपका एक ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिड एयर है मतलब आर्द्र हवा है, आर्द्र हवा जो कि आपका बरसात के मौसम में देखने के लिए मिलता है। ये एक है आपका ड्राई एयर, शुष्क एयर। तो दोनों में से किसका डेंसिटी ज़्यादा होता है? ड्राई एयर का डेंसिटी ज़्यादा होता है ह्यूमिड एयर के कंपैरिजन में। तो आपको बताए थे कि जिसका डेंसिटी कम होगा उसका उस मीडियम में साउंड का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ह्यूमिड एयर का डेंसिटी आपका क्या है? कम है एज कंपेयर टू ड्राई एयर, शुष्क एयर। इसीलिए ह्यूमिड एयर में आपका साउंड का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा और शुष्क एयर में साउंड का स्पीड आपका कम हो जाएगा। इसीलिए बरसात के दिनों में हमको क्या होता है कि साउंड का स्पीड हमको तेज़ी से हमारे पास पहुंचता है और तेज़ पहुंचता है। स्पीड ऑफ साउंड किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। स्पीड ऑफ साउंड आपका प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। टेम्परेचर जरूर इफेक्ट पहुंचाता है कि टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है ना,
तो आपका साउंड का स्पीड कितना बढ़ जाता है, 0.61 मीटर पर सेकेंड आपका साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। याद करिएगा ये। नेक्स्ट क्या है, आधुनिक आवाज सारणी में कौन सा समूह के तत्व का बाहरी कक्षा आउटर सेल पूर्णतः कंप्लीट होता है। पूर्णतः कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, वो एलिमेंट आपका स्टेबल हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, मतलब अपना जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का आपका 18वां जो समूह है, 18वां ग्रुप है, उसका आपका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, मोजले भाई साहब ने दिया था। और मोजले भाई साहब आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के आधार पे अपना पीरियोडिक टेबल को दिया था। जो आपका पीरियोडिक टेबल में 18वां ग्रुप है, आपको हमने दिखाया था, कौन सा, फिर से देख लीजिए। ये है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये आपका 18वां ग्रुप है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इससे क्या क्वेश्चन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, सबको नोबल गैस बोलते हैं, या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। जो नोबल गैस है और इनर्ट गैस है, इसका खोज किसने किया था, तो रैमजे एंड रेले ने किया था। अब बात करते हैं हीलियम का। तो हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 ही होता है, इसीलिए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम अक्रिय तत्व बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। बात करते हैं हीलियम का। हीलियम का खोज किसने किया था, लोकेयर ने किया था। ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हीलियम है। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन। दूसरे स्थान पे आपका हीलियम पाया जाता है। हीलियम का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जो वायुयान के टायर है ना, टायरों में आपका हीलियम भरा जाता है, क्योंकि हीलियम आपका हल्का होता है, ताकि उसको एरोप्लेन को उड़ने में मदद करता है, हल्का होने के कारण। जो गोताखोर होते हैं और जो अस्थमा रोगी होते हैं, दमा के रोगी होते हैं, उनको ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला के उनको दिया जाता है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण होता है और उनको दिया जाता है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है कि नोबल गैसों में से कौन सा ऐसा गैस है कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, नोबल गैसों में से। तो नोबल गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस आपका आर्गन है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और बनता है कि नोबल गैसों में से, इनर्ट गैसों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा तत्व है जो कि आपका प्रकृति में नहीं पाया जाता है, तो वो है आपका रेडॉन। जो रेडॉन गैस है ना, ये आपका प्रकृति में नहीं पाया जाता है। रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में, कैंसर के उपचार के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, अधिकतर विद्युत धनात्मक तत्व इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में संयोजकता कितनी हो सकती है, वैलेंसी कितनी हो सकती है। तो वैलेंसी आपका 1, 2, 3 हो सकता है, या फिर 4 भी हो सकता है। एक और ऑप्शन में रहता कि 3, 2, 1 और 0 भी हो सकता है। दोनों याद करना है आपको कि वैलेंसी आपका 1, 2, 3, 4 और 3, 2, 1, 0 भी रहता, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होता। संयोजकता फिर होता क्या है, वैलेंसी होता क्या है, तो किसी भी तत्व का अन्य तत्वों के साथ, किसी भी एलिमेंट का किसी अन्य एलिमेंट के साथ आपका जो संयोजन का क्षमता होता है, जो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी होता है, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। संयोजकता के बारे में कितना मैक्सिमम हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं,
तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। वे स्टेबल होने के लिए कितने लोग अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, कितनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए और कितने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं एक दूसरे के साथ और बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान की क्षमता को ही संयोजकता बोलते हैं। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। जब भी इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कितना लिखते हैं? 2, 8 और 1। 2 ही क्यों? कि जो आपका पहला सेल होता है ना, के होता है। आपको हम बताए थे, जो मेरा स्टैटिक जीए का 36 नंबर का जो लेक्चर था उसमें आपको बताए थे, जो आपका के सेल होता है ना, के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। एल वाले में आपका 8 हो सकते हैं और एम वाले में 18 हो सकते हैं और एन वाले में कितने हो सकते हैं? 32 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फार्मूला 2n² होता है, इस फॉर्म में आपको हम बताए थे। तो पहला आपका ऑर्बिट, पहला आपका सेल के है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेकेंड आपका सेल एल है तो मैक्सिमम आपका 8 हो सकते हैं। तो 8, 2, 10 और तीसरे वाले में 1 चला जाएगा। तो एक आपका जो बाहरी आपका कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा, किसी को दे देगा और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। लीजिए कि एक तत्व है आपका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखिएगा? 2, 8 और कितना बच गया? 8, 2, 10, 7 बच गए। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन को ले लें, कि 7 इलेक्ट्रॉन को हटा दे। इससे अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा। तो यहाँ पे आपका सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, यहाँ पे क्लोरीन आपको 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये ले लेगा। इसीलिए NaCl आपका बॉन्ड बना लेता है। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहे तब पर भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहे तब पर भी 3 को दे देगा। ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या करेगा? दोनों एक दूसरा से शेयर कर लेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। 4 वाला को हम एक एग्जांपल देते हैं आपका, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कैसे लिखिएगा? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस यहाँ पे देखिए, बाहरी सेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बाहरी सेल में इसका 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है और ऑक्सीजन का बाहरी में 6 है। ये आपका ऑक्सीजन है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका ऑक्सीजन है, 6 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए इसको। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। इधर भी ऑक्सीजन है क्योंकि 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 2-2 करके शेयर कर लेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लिए। ठीक है। यहाँ पर भी आपका CO2 आपका गैस बन गया। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो दे देगा, 2 भी इलेक्ट्रॉन है तो दे देगा, 3 भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तब पर भी दे देगा, लेकिन 4 वाले में आपका शेयर कर लेगा, एक दूसरे से मिलके बॉन्ड बना लेंगे। अगर मान लीजिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको किसी अन्य एलिमेंट का ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे भी स्टेबल है। 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन अगर आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तब क्या करेगा? 5 लेगा या देगा? इसको अष्टक पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ेगा। यही आपका संयोजकता कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा।
जिसके ऑर्बिट में लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है उसको 2 ऑर्बिट और चाहिए, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है उसको 1 और इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यही तो आपका संयोजकता है, ठीक है। इसीलिए हम बोले थे कि ऑप्शन में 1 2 3 आपको बताया 1 2 3 करके, और 3 2 1 और 0 भी ऑप्शन में रहता तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होता, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।